सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2015 के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। 2015 में ये पेपर हुआ था और ये पेपर हुआ था 22 फरवरी 2015 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी हिंदी भाषा के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। या भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं। दोस्तों, जो भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है? बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बच्चों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना या किसी विषय पर चर्चा करना। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए उसे सबसे कम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पूछना है। बाकी बच्चों की बात धैर्य से सुनना, इससे भी भाषा का विकास होगा। अपनी बात कहने का मौका देंगे तो बच्चे भी अपनी बात को अच्छे से भाषा में कहेंगे और किसी विषय पर चर्चा कराएंगे तो भी भाषा का विकास होगा। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर चूंकि छोटी क्लासेस हैं तो छोटे ही उत्तर होंगे, तो उसमें बच्चों की भाषा का विकास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। या भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो भाषा के विकास में बड़ों का संपर्क भाषा विकास को और क्या करता है, और गहरा करता है और भाषा की सीखने की गति होती है वो तीव्र होती है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। इसके अलावा प्रारंभिक भाषाई परिवेश की जो समृद्धता होती है वो भाषाई विकास में सहायक होती है। जब बच्चे के आसपास का जो माहौल होगा जहां पर लोग उस भाषा को अच्छे से बोल रहे हैं तो बच्चा आसानी से उस भाषा को सीख जाएगा। तो भाषा विकास संबंध में भाषा व्यक्ति निरपेक्ष है, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर अनुवाद विधि? दोस्तों, जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड आप लोगों ने पढ़ा भी है इंग्लिश में भी कि वो क्या है, उसमें हम डायरेक्ट उस भाषा को ही सीखते हैं। मातृभाषा को हम इसमें मध्यस्थ नहीं बनाते हैं, मीडियम नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। भाषा अर्जन करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। या भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समाज और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार जो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। क्योंकि समाज में बच्चा जो अपने परिवार में रह करके अपने आसपास के लोगों से अपनी संस्कृति में जो सीखता है वो उसका नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है उसके आसपास के लोगों का। तो यहाँ पर बच्चा आसानी से अर्थ ग्रहण करते हुए चीजों को स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। जब कोई चैप्टर टीचर पढ़ाते हैं तो उसके बाद उस चैप्टर के प्रश्नों को करवाते हैं या एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चों को, तो इन गतिविधियों का क्या उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करना। तो बिल्कुल क्रिएटिविटी इससे और बढ़ेगी, तभी तो हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं अलग अलग प्रकार के जिसमें बच्चे सोचें, कल्पना करें। फिर अब बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवाना या फिर बच्चों को जो प्रश्नों के उत्तर है उनको सरलता से याद करवाना या भाषा का विस्तार करना। दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, बच्चों को याद करवाने की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने पाठ को पढ़ लिया तो उन्हें आंसर अपने आप ही याद रहे, उनको रटवाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ये जो है ये हमें नहीं करना है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना है, ये नहीं है पाठ को पढ़ाने का या गतिविधियों का उद्देश्य। तो ऑप्शन 3 जो है सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 97 है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है?
बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास या चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना ये उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो भाषा शिक्षण अभी कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पर इनको हम लिखने में परफेक्ट बिल्कुल नहीं बना देंगे कि इनकी लेखन में बिल्कुल परिपक्वता आ जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जब बच्चों को पढ़ा लिखा दिया गया है पूरा चैप्टर, उसके बाद किस प्रकार की अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए। तो किस प्रकार के अभ्यास और गतिविधियां करवाएं जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, तो सही है। केवल पाठ से संबंधित हो तो ये तो गलत है। अगर हम केवल पाठ ही बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे बाहरी जीवन के बारे में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो या सरल भाषा वाले हो। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियों का आयोजन हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, तो ये सबसे अच्छा है। ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, या भाषा शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों राइट आंसर जाएगा खेल भाषा को विस्तार देते हैं। जो खेल होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतियोगियों से बच्चे मिलते हैं, तो उनकी भाषा वो आपस में बातचीत करते हैं, तो इस तरीके से भाषा का क्या होता है, विकास होता है और ये भाषा को विस्तार देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भाषा है इस या बच्चे यहाँ पर भी यानी कि खेल के मैदान में भी बच्चों की भाषा का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और सब जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में बोलने चालने से क्या होता है, उनकी भाषा के ज्ञान में और वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? लिखित प्रश्न पत्र को पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की गई क्षमता, या कठिन शब्दों का लेखन। तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, यानी कि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार से भाषा का सही प्रयोग कर ले रहे हैं, उनके अंदर कितनी क्षमता है भाषा को सही से प्रयोग करने की, भाषा को सही से बोलने की, भाषा की उनके अंदर कितनी क्षमता डेवलप हो गई है, ये हम पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र, या आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की पठन क्षमता का हमें आकलन करना है, और बच्चों की पठन क्षमता का, पढ़ने की क्षमता का आकलन करने में सबसे अच्छे उपयुक्त होंगे बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, जिसमें बच्चे उसको क्या करें, आसानी से पढ़ करके आपको बता दें, और बाल साहित्य में बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है। तो इस तरीके से कहानी पढ़ने से भी बच्चों की जो मानसिक क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है या सरल होती है। क्योंकि दोस्तों जो घर की भाषा होती है वो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। पूंजी का मतलब कि उसने जो भी घर पर अब तक सीखा है, जो भी है उसको इकट्ठा करके लेकर के आया है, जो भी वह आपके सामने बोल रहा है उसकी पूंजी है, उसका एक्सपीरियंस है उस भाषा का। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, भाषा में सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है जो बच्चों को होमवर्क मिलता है? अभिभावकों को खुश करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कॉपियां भरवाना, या सीखने को विस्तार देना। तो बच्चे को सीखने का विस्तार दिया जाए इसलिए बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, यानी कि बच्चों को और सीखना, उनके सीखने का और विस्तार हो, उन्हें और अच्छे से पढ़ने आए, लिखने आए, समझने आए। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या आंशिक रूप से होता है? तो दोस्तों जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने में जो मातृभाषा है उसका व्याघात तो होता ही है। तो ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश की क्लास में है, टीचर ने आपको बोला है कि आपको इंग्लिश की क्लास में केवल इंग्लिश में ही बोलना है, लेकिन आपकी हैबिट नहीं बनी है अभी इंग्लिश लगातार बोलने की, तो आप बीच बीच में कुछ वर्ड्स को या कुछ सेंटेंसेस को आप हिंदी में ही बोल देंगे। तो नई भाषा सीखते समय जो आपकी मातृभाषा है वो व्यवधान उत्पन्न करती ही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रुटियां अस्थायी होती हैं,
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। यह त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। भाषा सीखने में जब बच्चा गलती करता है तो जो त्रुटियां होती हैं वो अस्थायी होती हैं, तो ये गलत है। अगर बच्चे ने कोई शब्द गलत पढ़ दिया और मान लीजिए लिखा है माई लिखा और माई को वो बार बार मी पढ़ दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी इस माई को वो हमेशा मी ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से जो होने वाली गलतियां होती हैं वो स्थायी होती हैं यहाँ पर लिखा, जबकि ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। जो भी बच्चा भाषा सीखता है गलतियां करता है वो अस्थायी नहीं होती है, वो अस्थायी होती है, यानी कि धीरे धीरे वो सही हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 111 तक यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हमें उचित विकल्पों को चूज करना है। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरती हैं कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 है, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? बोलकर, संदेशों से, संकेतों से या छू कर। दोस्तों जो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ये पढ़ा है पद्यांश, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो संकेतों के माध्यम से क्या करती हैं, संदेशों को अपने पहुंचाती हैं। तो संकेतों से करती हैं वे शब्द संधान, संकेतों में करती हैं, तो संकेतों से बातचीत करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है संकेतों से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी न चाहने वाला या दूसरों से जलने वाले को ही हम क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना या ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या करना उनके स्वभाव में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे हो जाती हैं? रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से या पूर्वजों की गंध से। पूर्वजों की गंध से, जो जब चींटियां चलती है तो पीछे गंध छोड़ते हुए चलती हैं और उसी गंध से जो चींटियां बिखरी हुई रहती हैं वो भी सूंघते सूंघते फिर उसी रास्ते पर चल देती हैं। तो पूर्वजों की गंध से। फिर है क्वेश्चन नंबर 110, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं, पहचानती हैं। तो साफ साफ लिखा है कि मित्र और शत्रुओं के चेहरे को वो पहचानती हैं, सजो कर रखती हैं, अपने स्मृति में याद करके रखती हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पहचानती है या याद रखती है, वो याद रखती है। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। काव्यांश में मगर का अर्थ है परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल या केवल। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा परंतु, ऑप्शन 1। काव्यांश में मगर का अर्थ है परंतु। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 112 से 120, यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ करके हमें आंसर करना है 112 से लेके 120 तक के प्रश्नों का। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। धरती और आकाश कहाँ मिलते दिखाई देते हैं? क्षितिज पर। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर नहीं दिखाई देता। इस तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी को न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे। कौन? बर्नार्ड शॉ। और वह यह मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम एक दूसरे को उसके जीने के हक से ही वंचित कर दें। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार हमसे नहीं मिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि उनसे हम उनके जीने का हक छीन लें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन जीने का हक है। हाथी से लेकर के चींटी तक, जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरीके से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीवन जीने के साथ दूसरों के जीने का भी हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरीके से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरीके से हमें भी मानव जीवन से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए।
दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं होता है। तो क्षितिज किसे कहते हैं? जहां पर धरती और आसमान क्या होते हैं? मिले हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं होता, उसकी सीमा नहीं होती, उसका विस्तार अधिक है या वह उसके बहुत से सिरे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसकी सीमा नहीं है। यानी कि यदि किसी का और छोर आप नहीं देख रहे हो तो उसकी सीमा नहीं है, यानी कि वो असीम है। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं, फिट और इंसान शब्द है आगत, तत्सम, तद्भव या देशज। जो फिट है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो इंसान है ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आगत शब्द, यानी कि ये कहीं से आए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे की है? खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से या पढ़ी जा रही पुस्तक से। तो आपने देखा है कि जो बर्नार्ड शॉ है इन्होंने जीवन की उपमा खुली किताब से की है। ये ऑलरेडी अभी आपने पैराग्राफ में देखा है। क्वेश्चन नंबर 116 है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते या किसी से दुश्मनी करते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, और ये सबसे बड़ा अन्याय है क्योंकि इस जीवन में, इस धरती पर सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है या फिर निडर बने रहने का हक है। तो जो प्रकृति और खुला आसमान है वो हमें यही सिखा रहे हैं कि सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है, भगवान द्वारा निर्मित इस धरती पर निर्भय होकर जीवन यापन करें। तो सभी को जीने का क्या है? हक है या अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, आसमान हमें दिखाता है साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत ना करने का आग्रह या रक्षा करने का वचन। तो हमें आसमान क्या सिखाता है? खुला आसमान यह स्पष्ट संकेत करता है कि सर्वत्र ईश्वर का साम्राज्य है, अतः भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो भयभीत न रहने का आश्वासन, तो भय से छुटकारे का आश्वासन, ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जीव का यहाँ पर देखिए जैविक हो जाएगा, स्वभाव का स्वाभाविक हो जाएगा, प्रकृति का प्राकृतिक हो जाएगा, लेकिन भय शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, अपराध शब्द है, अपराध शब्द किस प्रकार का शब्द है? पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों जो अपराध है ये अपराध भाव मनुष्य के मन में ही जन्म लेता है। तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा प्रकार का भाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिएगा, आपको सारे के सारे विषयों की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वहां पर हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं, और सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस भी वहां पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।